मुक्ता अन्यमनस्क होकर अपने घर में प्रवेश कर गई। झिनुक रास्ते भर न जाने कितनी बातें करती रही, पर उन बातों में से एक भी मुक्ता के कानों तक नहीं पहुंची। उसका मन तो अब भी पाक में ही अटका हुआ था। शाम होने से थोड़ा पहले मुक्ता झिनुक को लेकर घर में दाखिल हुई। उसी समय रिक्ता दुकान संभालकर अब बार के काम के लिए निकलने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने मुक्ता को इस तरह अन्यमनस्क होकर घर में आते देखा और कहा, क्या हुआ मुक्ता? चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है जैसे दुनिया भर की चिंता उठा ली हो? मुक्ता, नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। रिक्ता, कुछ तो हुआ है तुझे? झिनुक की ओर। झिनुक, मम्मा को क्या हुआ? मम्मा का मूड ऑफ क्यों है? झिनुक कुछ देर मुक्ता के चेहरे की ओर देखती रही, फिर बोली, लगता है मम्मा को भूख लगी है। मुझे भी तो भूख लगी है। मिमी, कुछ बना दो ना। रिक्ता, झिनुक, मेरे पास अब समय नहीं है सोना, मुझे अभी काम के लिए निकलना होगा। तुम लोगों के लिए फ्रिज में खाना रखा है। मुक्ता, जरा गर्म कर लेना प्लीज, मैं चलती हूँ। ये कहकर रिक्ता बाहर जाने ही वाली थी कि उससे पहले ही मुक्ता बोल उठी, मैंने आज निहार को देखा दी, एक लड़की के साथ। उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। ये बात सुनकर रिक्ता चौंक गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, तो उससे तुझे क्या? वो जिसके साथ भी घूमे तुझे क्या फर्क पड़ता है मुक्ता? तू तो उसके पास वापस जाने वाली नहीं है, फिर तू इतना क्यों सोच रही है? ये सुनते ही मुक्ता का चेहरा सख्त हो गया। वो कुछ भी कह नहीं पाई, चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रह गई। झिनुक कभी मुक्ता के चेहरे की ओर तो कभी रिक्ता के चेहरे की ओर देखने लगी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसकी माँ और मासी के बीच क्या बात हो रही थी। रिक्ता अपना हैंडबैग कंधे पर टांगते हुए बोली, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ये कहकर रिक्ता वहां से चली गई। मुक्ता ने अपने लिए और झिनुक के लिए चिकन सूप बनाकर टेबल पर रख दिया। झिनुक तुरंत ही उस सूप को खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगी। मुक्ता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी मत खाओ, अभी बहुत गर्म है, रुको, मैं इसे ठंडा कर देती हूँ। ये कहकर मुक्ता सूप को ठंडा करने लगी। झिनुक, मम्मा, आपका मन उदास क्यों है? ये सुनते ही मुक्ता चौंक गई, फिर बोली, किसने कहा मेरा मन उदास नहीं है? मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मेरा मन खराब है? झिनुक, वो मिमी कह रही थी। मुक्ता, अपनी मिमी की बात छोड़ो, वो तो क्या से क्या बोल देती है। झिनुक, तो फिर मैं ही सही हूँ, आपको भूख लगी थी इसलिए आपका मूड ऑफ था, है ना? मुक्ता, बिल्कुल सही। झिनुक, अच्छा मम्मा, मिमी रोज इवनिंग में कहाँ काम करने जाती है? झिनुक की बात सुनकर मुक्ता चौंक गई, उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो हकलाते हुए बोली, गाना गाने जाती है। झिनुक, ओह, आपकी तरह, आप जैसे सबको गाना सिखाती हो वैसे गाना गाने जाती है। मुक्ता जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, हाँ, उसी तरह गाना गाने जाती है। कोल्ड स्वेट स्माइल। झिनुक, तो मिमी यहाँ गाना क्यों नहीं गाती? मैं मिमी से कहूंगी कि वो यहाँ भी गाना गाए। मुक्ता हंसते हुए, ठीक है, तुम मिमी से कह देना, मिमी यहाँ भी गाना गाएगी। मुक्ता अपने मन में बोली, झिनुक बड़ी हो रही है, उसके मन में बहुत से सवाल आने लगे हैं। दी को कहना होगा कि वो ये काम छोड़ दे, नहीं तो जिस कारण से उसने ये काम चुना है एक दिन उसी की नज़रों में दी छोटी हो जाएगी। निहार पार्क से लौटने के बाद से ही अपने कमरे में उदास बैठा है। उसकी आंखों के सामने बार बार झिनुक का क्यूट चेहरा घूम रहा है। झिनुक की कही हर बात निहार को याद आ रही है। निहार अपने मन में, क्या झिनुक सच में मुक्ता की बेटी है? मुक्ता कितनी सरल है, और झिनुक, अरे बाप रे, इतनी सी लड़की की इतनी बातें, सब उसकी मिमी की वजह से है। जो सिखाया है वही बोलती है, वरना मुक्ता की बेटी ऐसी नहीं हो सकती। अचानक उसका फोन बज उठा तो वह चौंक गया। उसने देखा कि फोन की स्क्रीन पर इरा नाम लिखा है। नाम देखते ही निहार पहले कॉल काटने ही वाला था, फिर अचानक कुछ सोचकर उसने कॉल रिसीव कर लिया। निहार, बोलो, क्या जरूरत है? इरा उस समय अपने कमरे में आरामदायक बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी। उसने निहार से कहा, क्यों, अपने होने वाले हस्बैंड को फोन नहीं कर सकती क्या? निहार, अगर कोई जरूरत है तो बोलो, यूं ही मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इरा तुम्हें मिस कर रही थी, तुम्हारी आवाज सुनने का मन किया इसलिए फोन किया। आज आंटी हमारे घर आई थीं शादी की बात करने। अगले हफ्ते हमारी शादी है, इसलिए मैं और आंटी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। निहार, मैं इन सब में नहीं हूँ, और मैंने मम्मा से कहा था कि यह शादी बहुत ही साधारण तरीके से होगी, जस्ट एक ऑफिशियल मैरिज, यहाँ कोई रिचुअल नहीं होगा। फिर इतनी खरीदारी की क्या जरूरत है? इरा, हर लड़की के कुछ सपने होते हैं अपनी शादी को लेकर, मेरे भी हैं, और मेरी आंटी से बात हो चुकी है। सिर्फ रजिस्ट्री मैरिज नहीं, सारी रस्मों के साथ हमारी शादी होगी। निहार हल्का सा हंसकर बोला, शादी तुम मुझसे कर रही हो, मेरी माँ से नहीं, इसलिए शादी वैसे ही होगी जैसे मैं चाहूँगा। ये कहकर निहार ने फोन काट दिया। अचानक फोन कट जाने से इरा चौंक गई। इरा, हेलो। हेलो निहार,
फोन काट दिया। हल्की मुस्कान के साथ, जितना एटीट्यूड दिखाना है दिखा लो सोना। शादी के बाद तुम सिर्फ मेरी बातों पर उठोगे और बैठोगे। तुम्हें कैसे अपने बस में रखना है उसकी टेक्निक मुझे आती है। झिनुक अपना होमवर्क करते करते सो गई। ये देखकर मुक्ता उसके पास आए और उसे ठीक से लिटाकर उसकी किताबें और कॉपियां हटा दी। मुक्ता डिनर के बाद किचन साफ करने के लिए गई थी। कुछ देर बाद वापस आकर उसने देखा कि झिनुक होमवर्क करते करते ही सो गई है। झिनुक ने अपना होमवर्क कितना पूरा किया है ये देखने के लिए मुक्ता उसकी कॉपी पलट पलट कर देखने लगी। मुक्ता ने देखा कि झिनुक ने अपना हर होमवर्क बहुत सुंदर तरीके से पूरा किया है। ये देखकर मुक्ता के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। मुक्ता झिनुक की होमवर्क वाली कॉपी बंद करने ही जा रही थी कि तभी उसकी नज़र झिनुक की बनाई एक तस्वीर पर पड़ी, जहां उसने एक मेल फिगर बनाया था और उसके साथ एक छोटी लड़की की आकृति बनाई थी। छोटी लड़की उस मेल फिगर को गले लगाकर खड़ी थी। उस तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आई मिस यू डैड। तस्वीर देखते ही मुक्ता के हाथ से कॉपी गिर गई। उसकी आंखें भर आईं। मुक्ता अपने मन में बोली, तेरे मन में ये था झिनुक, तूने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। कांच का रिश्ता एप 9/16। तस्वीर को उसी तरह अपने सीने से लगाकर मुक्ता रो पड़ी। उसकी रोने की आवाज़ झिनुक के कानों तक न पहुंचे, इसलिए उसने अपना मुंह दबाकर रोना जारी रखा। मुक्ता झिनुक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तेरे मन में यही था, कभी जानने ही नहीं दिया तूने झिनुक। ये कहकर उसने झिनुक के माथे पर चुंबन किया। इधर एक नाइट बार में रिक्ता अपने ही मन में गाना गा रही थी। कुछ लड़के दूर से उसे देखकर टोन टिटकारियां मार रहे थे। रिक्ता सब देख रही थी और चुपचाप सहती जा रही थी। उसे ये सब सहना ही होगा। वो जिस प्रोफेशन में है वहाँ ये सब नॉर्मल है। बहुत सी लड़कियों के साथ इससे भी बुरा होता है। कुछ लोग तो स्टेज पर चढ़कर सिंगर या डांसर के साथ बदतमीजी भी कर जाते हैं। जो बदतमीजी करते हैं वे इस बार के कस्टमर होते हैं, इसलिए वे लोग उनका सारा अत्याचार सहते जाते हैं। क्योंकि अगर विरोध किया तो जिन्होंने बदतमीजी की है उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन जिनके साथ बदतमीजी हुई है उनकी नौकरी चली जाएगी। यही सब सोचकर रिक्ता चुपचाप उन लड़कों की गंदी टिप्पणियां सहती जा रही थी। तभी एक लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ उस नाइट बार में दाखिल हुआ। एक लड़का, क्या बात है सौविक, अचानक यहाँ क्यों ले आया? तू तो ऐसे जगहों को पसंद भी नहीं करता। सौविक, हाँ पसंद नहीं करता, पर यहाँ कभी नहीं आऊंगा ऐसा तो नहीं कहा था। एक और लड़का, लेकिन किस वजह से यहाँ लाया है वो तो बता। सौविक, बस ऐसे ही, मन किया तो ले आया। तुम लोग खुश नहीं हुए क्या? लड़का, बहुत खुश हुए यार, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। सौविक अपने दोस्त की बात सुनकर हंस पड़ा। वे बार काउंटर की ओर बढ़े और ड्रिंक्स ऑर्डर किए। कुछ देर आपस में समय बिताने के बाद अचानक सौविक की नज़र स्टेज पर पड़ी। स्टेज पर खड़ी बार सिंगर पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। रिक्ता, सौविक अपने मन में ही बोल उठा। रिक्ता यहाँ क्या कर रही है? भाभी की बहन बार सिंगर। ओह माय गॉड, क्या इसी वजह से भैया ने भाभी को तलाक देकर उस परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था? सौविक, अरे सौविक, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? अचानक दोस्तों की आवाज से सौविक की सोच टूट गई। उसने दोस्तों से कहा, यहाँ ठीक नहीं लग रहा, चलो कहीं और चलते हैं। एक और दोस्त, तू खुद हमें यहाँ लाया और अब खुद ही जाना चाहता है। तुझे कभी कभी क्या हो जाता है? सौविक चाहकर भी वहां से जा नहीं पाया। उसे मजबूरी में वहीं रुकना पड़ा। वह आड़ से ही रिक्ता को देख रहा था। दरअसल वह रिक्ता के सामने आना नहीं चाहता था। काफी देर तक बार के कोने में चुपचाप बैठे रहने के बाद सौविक के कानों में अचानक शोर शराबे की आवाज आई। वह तुरंत पीछे मुड़कर रिक्ता की ओर देखने लगा। उसने देखा कि कुछ लड़के स्टेज पर चढ़कर रिक्ता के साथ बदतमीजी कर रहे थे और रिक्ता उनमें से एक को रोकने के लिए उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार चुकी थी। इसी वजह से वहां हंगामा मच गया था। सौविक बिना कुछ सोचे समझे कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और तुरंत दौड़कर रिक्ता के पास पहुंच गया। उनमें से एक लड़का फिर से रिक्ता के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही सौविक वहां पहुंचकर रिक्ता को बचा लिया। कुछ ही देर में झगड़ा काफी बड़ा रूप ले लिया। बार का मालिक भी दौड़कर वहां आ गया, लेकिन आखिरकार दोष रिक्ता का ही निकला, क्योंकि वे तो कस्टमर थे। उन्हें जो चाहे करने का अधिकार है, बस बाकी लोगों को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। बार के मालिक ने रिक्ता की कोई बात सुने बिना ही उसे बार सिंगर की नौकरी से निकाल दिया। आज रात के काम के लिए जो पेमेंट उसे मिलने वाली थी वह भी काट ली गई। रिक्ता उदास मन से अकेली सड़क पर घर की ओर लौट रही थी। तभी वही लड़के फिर से उसके सामने आकर खड़े हो गए। वहां लगभग 5 लड़के थे और हर एक के चेहरे पर मास्क था। सभी बाइक पर आए थे। वे फिर से रिक्ता को छेड़ने लगे। उनमें से एक लड़के ने कहा, क्या मैडम, नौकरी चली गई क्या? कोई बात नहीं, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें इससे भी अच्छा काम देंगे। सारी जिंदगी ऐश करोगी, पैसे के लिए इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा।
रिक्ता अब तक चुप थी, क्योंकि वह बार के अंदर थी। वहाँ विरोध करने का मतलब था अपनी नौकरी खो देना, लेकिन अब उसे किस बात का डर? अब तो उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। फिर भी उसने अपना गुस्सा काबू में रखते हुए उन लड़कों से कहा, आप लोग मुझे जैसी लड़की समझ रहे हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। कृपया मुझे परेशान मत कीजिए, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। तभी उन लड़कों में से एक बोला, अरे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? हमारे साथ थोड़ी देर बात करोगी तो क्या देर हो जाएगी? अच्छा सा काम का ऑफर है, सोचकर देखो, अगर हमें खुश कर दोगी तो तुम्हें सोने से लाद देंगे। वैसे भी तुम पहले जो काम करती थी वो कोई बहुत इज्जतदार काम तो था नहीं। इस काम में पैसा भी है, मजा भी है, सोचकर देखो। रिक्ता समझ गई कि वे लोग उसे किस तरह के काम का ऑफर दे रहे हैं। वह अपना गुस्सा और कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने घूमकर उस लड़के की नाक पर जोरदार पंच मार दिया। लड़का अपनी नाक पकड़ते हुए चिल्लाया, साली, तूने मेरी नाक तोड़ दी। रिक्ता, अच्छा किया, ज्यादा बदतमीजी करोगे तो इससे भी बुरा हाल कर दूंगी। क्या समझते हो तुम लोग, एक अकेली लड़की को पाकर जो मन चाहे करोगे? मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, तुम लोग मुझे जैसी लड़की समझ रहे हो, मैं वैसी नहीं हूँ। इसलिए बेकार में मुझे परेशान मत करो। ये कहकर रिक्ता फिर आगे बढ़ने लगी। तभी एक और लड़का आकर उसके बाल खींचने लगा। लड़का, तुम जैसी लड़कियों से हम इससे अच्छी बात और क्या करेंगे? इतने सारे शराबी लड़कों के सामने तुम गला फाड़कर गाना गा सकती हो, तो उनके बीच लेट भी सकती हो। इतनी भी सत्संगी नहीं हो तुम। चलो, हमारे साथ चलो, अच्छा पैसा देंगे। रिक्ता ने बिना कुछ कहे उस लड़के के मुंह पर भी एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। इस बार मुक्का इतना जोरदार था कि लड़का कई हाथ दूर जाकर गिर पड़ा। रिक्ता का उग्र रूप देखकर बाकी लड़के उसकी ओर दौड़ पड़े, उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाने के लिए। लेकिन कोई भी रिक्ता के सामने टिक नहीं पाया। रिक्ता ने हर एक को मारकर धराशायी कर दिया। ये दृश्य दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा एक लड़का देख रहा था। रिक्ता सड़क पर पड़े कराहते लड़कों की ओर एक नज़र डालकर उनके पास पड़ी अपनी हैंडबैग उठाए और वहां से चली गई। रिक्ता को जाते देखकर सौविक पेड़ के पीछे से निकलकर अपने दोस्तों के पास आया। एक लड़का जमीन पर लेटे लेटे ही बोला, साले, किस लड़की के पास भेज दिया तूने हमें? देख हमारी क्या हालत कर दी। एक और दोस्त बोला, तू जैसा समझ रहा था, लड़की वैसी बिल्कुल नहीं है। पैसों के लिए अपनी इज्जत बेचने को तैयार नहीं है। अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, हमें उठाकर अस्पताल ले चल। सौविक ने अपने ड्राइवर को फोन करके गाड़ी वहीं बुला ली। फिर उसने अपने हर दोस्त को एक एक करके गाड़ी में बैठाया और खुद भी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। सौविक ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगा, मैं गलत था, मैंने तुम्हें गलत समझा, सॉरी। लेकिन इतने सालों बाद बार में मुझे देखकर तुमने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? पहचाना नहीं या भूल गई? देर रात घर की कॉलिंग बेल बजते ही मुक्ता जल्दी से दरवाज़ा खोलने गई। दरवाजे के बाहर रिक्ता को देखकर मुक्ता हैरान होकर बोली, क्या बात है दी, आज इतनी जल्दी आ गई? रिक्ता, मैं अब वो काम नहीं कर रही। मुक्ता थोड़ी हैरानी से रिक्ता की ओर देखने लगी। उसने रिक्ता का थका हारा चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ दी, काम छोड़ने की बात क्यों कर रही है? रिक्ता, विरोध करने की वजह से उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मुक्ता, क्या आज क्या हुआ था? रिक्ता, वही जो हमारे साथ होता है, लेकिन आज बार में किसी को देखा जिसे मैंने पहले कभी वहां नहीं देखा था। मुक्ता, किसे? रिक्ता, सौविक को देखा, निहार का भाई। हालांकि मैंने उससे बात नहीं की, उसने मेरी तरफ से उन बदतमीज लड़कों का विरोध किया था, मैं उसे थैंक्स भी नहीं कह पाई। मुक्ता, सौविक, मतलब उसे पता चल गया कि तू बारसिंगा है? रिक्ता, हाँ, इसलिए तो टेंशन हो रही है। अगर निहारदा को पता चल गया तो वह क्या सोचेंगे? मुक्ता, छोड़, जो सोचना है सोचें, सोचना ही तो उनका काम है। उनके घर में हमने कम अपमान सहा है क्या? खासकर देविका आंटी से, वह तो उठते बैठते मुझे, खैर अब उन्हें हमें इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं उनका घर छोड़कर आ चुकी हूँ। अब उन्हें हमारे पर्सनल मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। रिक्ता, मैं नहीं चाहती मुक्ता, मेरी वजह से तेरी जिंदगी में फिर से परेशानी आए। अगर इसके लिए मुझे वह सब बेकार के काम छोड़ने पड़े तो मैं तैयार हूँ। मुक्ता, मेरे लिए नहीं, अब झिनुक के लिए ये सब काम छोड़ दे प्लीज। झिनुक बड़ी हो रही है। रिक्ता, तू ठीक कह रही है बहन। कांच का रिश्ता पार्ट -17। काफी रात में तारांकन सौविक तारांकन का कॉल पाकर तारांकन निहार तारांकन चौंक गया। आमतौर पर इस समय सौविक उसे फोन नहीं करता, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आधी रात में निहार को डिस्टर्ब करना पड़ा? यही सोचकर निहार ने कॉल रिसीव किया। निहार, बोल, क्या जरूरत है? सौविक, तू एक बार कमरे के बाहर आ सकता है, तुझसे जरूरी कुछ बात करनी थी। निहार, फोन पर बोलने में क्या दिक्कत है?
और इतनी रात को ऐसी क्या बात है जो तुझे मुझसे मिलकर कहनी होगी? सौविक, जरूरत है तभी तो बुला रहा हूँ, नहीं तो यूं ही क्यों कहूंगा तुझे। निहार ने और कोई बात बढ़ाए बिना कॉल काट दिया। फिर कमरे के बाहर आकर देखा कि सौविक निहार के कमरे के बाहर ही खड़ा है। निहार धीरे धीरे सौविक के पास आगे बढ़ा, फिर बोला, अब बोल, ऐसा क्या अर्जेंट काम है जिसके लिए बुलाया? सौविक, काम नहीं, कुछ बातें करनी थी तुझसे। निहार, बोल, सुन रहा हूँ। सौविक, तूने भौमिनी को डिवोर्स क्यों दिया? दा भाई, निहार ने काफी गंभीर लहजे में कहा, मैं इस बारे में पहले ही घर के सब लोगों से बात कर चुका हूँ, हमारे डिवोर्स की वजह भी बता चुका हूँ, फिर से मैं ये सब कहना नहीं चाहता। अगर तूने नहीं सुना है तो बड़ी माँ या फिर सौमिदी से इस बारे में बात कर सकता है, वो बता देंगी। ये कहकर निहार वहां से जाने ही वाला था, तभी सौविक बोल उठा, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, असली सच सुनना चाहता हूँ। निहार बिना रुके आगे बढ़ते हुए बोला, मैं फिर से वही पुरानी बातें नहीं कुरेना चाहता, अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कर। निहार को रुकते न देखकर सौविक बोल उठा, मैंने आज रिक्ता को देखा है, एक बार में, बार सिंह के रूप में। ये बात सुनते ही निहार के कदम रुक गए। वो पीछे मुड़कर सौविक से बोला, क्या कहा तूने, किसे देखा है? सौविक, रिक्ता, भौमिनी की दीदी को। ये सुनते ही निहार का चेहरा तना हुआ हो गया। वो बहुत उत्सुकता से सौविक की तरफ बढ़कर आया। निहार को अपनी तरफ आते देखकर सौविक थोड़ा घबरा गया। निहार, क्या कहा तूने? तूने रिक्ता को देखा, वो भी बार में, एक बार सिंह के रूप में? सौविक, हाँ, दरअसल मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बार गया था, ट्रीट मैंने ही दी थी, क्योंकि शिप्रा के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था, उसी खुशी में मैंने उन्हें ट्रीट दी। हालांकि मैंने उन्हें ट्रीट देने की वजह नहीं बताई, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखना चाहता हूँ, लेकिन शिप्रा से ब्रेकअप होने के बाद बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था। सो निहार, मैं तेरे बारे में नहीं जानना चाहता, मैं रिक्ता के बारे में जानना चाहता हूँ। तू श्योर है वो रिक्ता ही थी? सौविक, हाँ, लेकिन उस बार से उसे निकाल दिया गया है, उसके खराब बर्ताव की वजह से। निहार सौविक की बात सुनकर कुछ देर सोचने लगा, तभी सौविक बोल उठा, अच्छा दा भाई, क्या इसी वजह से तूने भौमिनी को डिवोर्स दिया था? निहार, अगर यही वजह होती तो रिक्ता के बार सिंगा होने की बात सुनकर मैं इतना शॉक नहीं होता। बाय द वे थैंक्स, ये बात मुझे बताने के लिए। ये कहकर निहार वहां से चला गया। निहार के जाते ही सौविक अपने मन में बोला, क्या मैंने रिक्ता की बात दादा को बताकर सही किया? इससे कहीं उनकी जिंदगी में कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी। सौविक भी वहां ज्यादा देर न खड़ा रहकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। सौविक के जाते ही शीला देवी अपने कमरे के दरवाजे के पीछे से बाहर आई। वह अब तक चुपचाप दोनों भाइयों की बात सुन रही थी। निहार के कमरे से 2 कमरे बाद ही शीला देवी का कमरा है। उनकी नींद बहुत हल्की है, ऊपर से वह अपने कमरे का दरवाजा खुला रखकर ही सोती हैं। इस आधी रात की खामोशी में 2 लोगों की बातचीत साफ साफ उनके कानों में आई। कौन इतनी रात को फुसफुसाकर बातें कर रहा है, ये सुनने के लिए ही वो बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गईं। फिर उन्होंने देखा कि सौविक और निहार इतनी रात में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। वह भी बहुत सावधानी से उनकी बातें सुनने लगीं। सब कुछ सुनने के बाद उन्हें रिक्ता पर बहुत गुस्सा आया, साथ ही सौविक पर भी गुस्सा आया। क्या जरूरत थी निहार को ये सब बताने की? वैसे ही वह हमेशा मुक्ता पर गुस्सा रहता है, ऊपर से रिक्ता की इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद न जाने निहार क्या करेगा। शीला देवी अपने मन में बोली, सौविक, यह क्या कर दिया तूने? अगली सुबह एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में रिक्ता नौकरी की उम्मीद से आई है। उसने अपने स्कूल और कॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट उस स्कूल की प्रिंसिपल मैम को देते हुए कहा, देखिए मैम, सब कुछ देखने के बाद आप लोग फैसला कीजिए कि मुझे इस स्कूल में रखना ठीक होगा या नहीं। प्रिंसिपल मैम ने सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद रिक्ता से कहा, ब्रिलियंट, आप तो बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं, इंग्लिश में आपके नंबर भी बहुत अच्छे हैं, आप इस स्कूल के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। लेकिन रिक्ता, लेकिन प्रिंसिपल, शुरुआत में हम आपको थोड़ा कम वेतन देंगे, धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ेगी। रिक्ता मुस्कुराकर बोली, मैं राजी हूँ मैम, मेरे लिए एक सम्मानजनक काम मिलना ही सबसे बड़ी बात है। स्कूल की नौकरी मिलने की खुशी में रिक्ता झिनुक के लिए बहुत सारी टॉफियां, चॉकलेट और खाने की चीजें खरीद कर ले जा रही थी। वह अपने ही ख्यालों में स्कूटी चलाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसके सामने एक बड़ी 4 व्हीलर आकर रुक गई और वह घबरा गई। रिक्ता जोर से बोली, अरे आंखें हैं या नहीं, दिखाई नहीं देता क्या? तभी गाड़ी के अंदर से निहार को बाहर आते देखकर वह चौंक गई। रिक्ता अपने मन में बोली, निहार ने मेरा रास्ता क्यों रोका? अगला भाग जल्दी ही। डियर लिसनर, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप लोग ये कहानी पूरी जानना चाहते हैं तो मेरी प्रतिलिपि प्रोफाइल में मुझे फॉलो कर लेना। प्रतिलिपि पर यह कहानी कंप्लीट हो चुकी है।
तो जल्दी से मेरी प्रतिलिपि प्रोफाइल में मुझे फॉलो कर लीजिए।